हिंदी कौशल विकास के तीसरे प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम देख रहे थे पटकथा लेखन। पटकथा लेखन में भी हमने सिनेमा की पटकथा और टेलीविज़न की पटकथा पर विस्तार से चर्चा की थी। रेडियो की पटकथा के बारे में भी इसके पहले वीडियो में हमने चर्चा की थी। आज हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए रेडियो की पटकथा के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। तो रेडियो की पटकथा जो है वह हमने देखा था कि लेखक के लिए कितना संभल कर बोलना पड़ता है, अधिक बोलना या बहुत कम बोलना या न बोलना, यह तीनों चीज़ें अत्यंत सावधानीपूर्वक, अत्यंत सतर्कता से लेखक को ध्यान में रखनी पड़ती है। उस लेखक पर एक प्रकार से दोहरी जिम्मेदारी होती है, अर्थात उसे बोलकर ही सारी बातें स्पष्ट करनी पड़ती है। उसके सामने कोई चित्र या चित्रीकरण नहीं होता कि जिससे आधी बात चित्र को देखकर स्पष्ट हो जाए, लेकिन बोलते समय बहुत ही ध्यानपूर्वक और महत्वपूर्ण बात को ही प्रस्तुत करना पड़ता है या बोलना पड़ता है। आज हम देखेंगे कि फिल्म या धारावाहिक का जो लेखक होता है वह पात्र अथवा चरित्र का पूरा चरित्रीकरण करता है या उसका चित्रीकरण होता है। उस पात्र का पूरा वर्णन वह करता है, फिर वह वर्णन आधे पेज का हो या एक पेज में लिखा गया हो या 2 पेज में लिखा गया वर्णन हो, वह उसे पढ़कर निर्देशक हो या अभिनेता हो तो चरित्रों को समझ लेता है, पूरी तरह से वह उसे समझ सकता है। कुछ बाहरी बातों को और कुछ भीतरी बातों को अपनाकर अभिनेता जो होता है या चरित्र जो होता है वह पात्र के या चरित्र के अनेक पहलुओं को देख सकता है, चरित्र को आत्मसात करने की कोशिश करता है। तो यह सारी बातें उसके लिए फायदेमंद हो सकती है या मददगार सिद्ध होती है। जैसे कि हाव भाव हो या शारीरिक हलचल हो, उसकी केशभूषा हो, वेशभूषा हो, अभिनय हो या स्थान हो, वातावरण हो, अंधेरा उजाला, आसपास की चीज़ें, यह सभी जो दिखता है या जो दिखाया जाता है तो वह सारा चित्र या वह सारी चीज़ें रेडियो में नहीं दिखाई जाती है। रेडियो के माध्यम से यह सारी चीज़ें प्रकट नहीं की जा सकती है या नहीं हो सकती है। हर एक चीज़ का क्रमवार वर्णन नहीं दिया जा सकता है, जैसे कि पात्र ने या चरित्र ने क्या पहना है, वह कैसा दिखाई देता है, उसकी आँखें कैसी हैं, वह कहाँ बैठा है, वह जहाँ पर बैठा हुआ है वहाँ पर फैन है या नहीं है, लाइट है या नहीं है, वो कैसा रहता है। तो यह सारी चीज़ें कहानी में बुनी जाती है, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतनी ही बुनी जाती है, अधिक मात्रा में नहीं। तो पात्र काला हो या गोरा हो या काला है या गोरा है यह बताना जरूरी होगा, लेकिन वह चश्मा पहनता है या नहीं, वह कितना ऊंचा है, यह बताना अगर जरूरी है तो ही बता दिया जाता है। किसी न किसी तरीके से उसे बता दिया जाता है। तो कहानी में
जो जीवंतता होती है वह लाने के लिए घटना और वर्णनात्मकता का तादात्म्य बिठाकर, दोनों का तादात्म्य स्थापित करके ही कहानी की बुनावट की जाती है। इसलिए श्रोताओं को कहानी की जो स्पष्टता होती है वह समझ में आती है, या नज़रों के सामने उस कहानी को सुनकर ही चित्र खड़े हो सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की कोई भी संदिग्धता, किसी भी प्रकार का कोई भी शक श्रोताओं के मन में नहीं रहता है। यहाँ हम कुछ उदाहरण देखेंगे। तो उदाहरण के लिए हम दो पात्र या दो चरित्र लेंगे। समझो एक पात्र कहीं किसी खिड़की के पास खड़ा है और दूसरा पात्र समझो कहीं दूर है और दूर से वह नज़दीक आ रहा है। पहले पात्र की तरफ वो या पहले चरित्र की तरफ वो आ रहा है और पहला पात्र मन ही मन में सोच रहा है कि अचानक यह व्यक्ति या यह चरित्र इस तरफ कैसे क्या आ रहा है। उसके मन में संभ्रम निर्माण होता है, वह असमंजस्य में पड़ जाता है। जबकि पहला पात्र बहुत दूर बैठा हुआ है और आने वाला जो पात्र है, जो चरित्र है, वह भी दूर से आ रहा है, जबकि उसके पैरों की आहट भी बैठे हुए चरित्र को सुनाई नहीं दे रही है। तब वह मन ही मन में सोचता है कि यह अचानक ऐसे कैसे इधर आ रहा है। कहानी पहले पात्र के दृष्टिकोण से ही कही जा रही है। पैरों की आवाज़ पात्रों को नहीं सुनाई देती है, तो वह श्रोताओं को भी नहीं सुनाई देगी, परंतु दोनों पात्रों को दर्शाना है रेडियो की कहानी के माध्यम से, तो संवाद बहुत ज़रूरी होता है। दो पात्रों का यहाँ पर चित्रण करना है या दिखाना है। तो पहला पात्र जैसे कि असमंजस्य में है और स्वयं से ही कह रहा है कि अरे सोमू इस समय कहाँ से चला आ रहा है। धीमी आवाज़ में ऐसी ध्वनियों का आभास जरूर निर्माण किया जा सकता है, जिसे सुनकर श्रोता अनुमान लगा सकते हैं। यह ध्वनि फिर हवा की साए साए की ध्वनि होगी या चिड़ियों के चहचहाट की ध्वनि होगी या धीमी घंटियों की ध्वनि होगी। अब जहाँ तक खिड़की का सवाल होता है, तो खिड़की गांव के घर की हो सकती है या 2 मंजिला इमारत की होगी। वह कहानी में जरूर कहीं न कहीं पढ़ने पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका भी उल्लेख होता है या होना जरूरी होता है। तो यह उल्लेख इस समय श्रोता की नज़रों के सामने दृश्य खड़ा कर देगा, चित्र खड़ा कर देगा कि वह पात्र कहाँ बैठा हुआ है और आने वाला जो चरित्र है वह कहाँ से आ रहा है। तब यह चित्र, यह दृश्य खड़ा करने के लिए संवाद जरूरी होता है और यह संवाद ज़्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत संक्षिप्त भी नहीं होना चाहिए। दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं कि समझो कोई एक पात्र या कोई एक व्यक्ति एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता है, तो पैरों की आवाज़ें या पैरों की आहट सुनाई देगी दूसरे कमरे में बैठे हुए व्यक्ति को या पात्र को। तब समझो दूसरा जो व्यक्ति है, दूसरे कमरे में बैठा हुआ जो पात्र है, वह कह सकता है कि सोमू बेटे इधर आ ही रहे हो तो एक गिलास पानी ले आना। तो इस संवाद से या इस वाक्य से अनुमान लगाया जा सकता है, श्रोता लोग अनुमान लगाते हैं कि सोमू की उम्र कितनी है या सोमू कितने साल का है या उसकी उम्र क्या होगी, इसका अनुमान श्रोता
लगा सकते हैं, या उसकी सोमू की मानसिकता क्या होगी, या उसकी मानसिकता का असर क्या होगा। तो यह बातें श्रोता समझ सकते हैं या श्रोताओं को समझने में मदद होती है। तो यह सारी बातें मिले जुले प्रयास से होती है। लेखक अपनी ओर से वर्णन लिखता जाता है और कार्यक्रम का निर्माता भी अपनी ओर से उसमें योगदान देता हुआ ध्वनि मुद्रण करता जाता है। तो इस प्रकार से अनेक आवाज़ों के द्वारा, अनेक ध्वनियों के द्वारा वातावरण का जो प्रतीकात्मक चित्र है, या वातावरण का या वहाँ के माहौल का जो प्रतीकात्मक दृश्य है, वह श्रोताओं के सामने खड़ा किया जा सकता है। उस दृश्य का अनुमान श्रोताओं को आ सकता है। उसी प्रकार और एक उदाहरण हम यहाँ देखेंगे कि समझो बस स्थानक पर गाड़ियों की रेलचल है या गाड़ियों का आना जाना शुरू है। इंजन की आवाज़ें आ रही है, कुछ विक्रेताओं की आवाज़ें आ रही है, कुछ यात्रियों का शोरगुल वहाँ पर सुनाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे माहौल में गाड़ी आकर रुकी हुई है या रुक सकती है। तो इसे या इस माहौल के साथ जुड़ा हुआ संवाद श्रोता के सामने चित्र कैसे स्पष्ट करता है या दृश्य कैसे प्रस्तुत करता है या स्पष्ट करता है, देखेंगे हम इस संवाद के माध्यम से। जैसे कि यह संवाद जो है वह पति पत्नी के बीच का संवाद है और पत्नी अपने पति से कह रही है। यह दोनों रामू नामक बेटे के माता पिता है और रामू की माता अपने पति से अर्थात पत्नी पति से अत्यंत जिज्ञासापूर्वक कहती है कि देखो देखो हमारा रामू आ रहा है। फिर और खुश होकर कहती है, मैंने कहा था ना कि हमारा रामू जरूर आएगा, लेकिन यह तो अकेला ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद बहू नहीं आई है साथ में। तभी रामू नज़दीक आता है। नज़दीक आकर समझो अपने माता पिता को प्रणाम करता है। फिर उसके पिताजी उसको आशीर्वाद देते हैं। उसके पिताजी उसको कहते हैं कि खुश रहो बेटे, खुश रहो। और माताजी भी कहती है कि विजयी भव मेरे लाल, यशस्वी भव मेरे लाल। तो इस संवाद से श्रोताओं को पता चलता है कि रामू अकेला ही आ रहा है, उसके साथ उसकी पत्नी नहीं है। गाड़ी से वह अकेला ही उतरा है और माता पिता की तरफ अकेला ही आया है और माता पिता के पैर छूकर उनके चरणों को स्पर्श करके उसने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त किया है या माता पिता ने उसे आशीर्वाद दिया है। तो यह दृश्य श्रोताओं की नज़रों के सामने खड़ा हो सकता है इस संवाद के आधार पर। और एक उदाहरण अगर हम यहाँ देखना ही चाहेंगे तो कहा जा सकता है कि समझो सुबह का समय है और पिताजी एक कमरे में बैठकर समाचार पत्र पढ़ रहे हैं या कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पन्नों के पलटने की आवाज़, पन्नों के उलटने की आवाज़ और समझो अखबार की खबरों वाले जो संवाद होते हैं तो उसका धीमी आवाज़ में प्रस्तुतिकरण, जैसे कि औरंगाबाद के नज़दीक रेलगाड़ी पटरी से उतरी है और 8 लोगों को मामूली चोटें पहुंची है। या फिर उसी पेपर में आया हुआ दूसरा समाचार है कि अमेरिका के राष्ट्रपति भारत पहुंचे हैं वगैरह वगैरह सारी बातें उस पेपर में वो पढ़ रहे हैं। या किसी पुस्तक के भी यह वाक्य हो सकते हैं अगर वे पुस्तक पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो अचानक ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में जहाँ की सारा वातावरण कैसा है, शांत है और वे पिताजी पढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अचानक समझो टीवी की आवाज़ सुनाई देती है। तब पिताजी आश्चर्य से देखेंगे और देखकर कहते हैं कि अरे बंटी, जानते नहीं हो
मैं यहाँ अखबार पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ पुस्तक पढ़ रहा हूँ और तुम भी तो पढ़ाई कर रहे थे, और ऐसे शोर में पढ़ाई होती है क्या तुम्हारी? बंद कर दो टीवी। और फिर टीवी बंद हो जाता है, टीवी का आवाज़ भी बंद हो जाता है और बंटी पिताजी से कहता है कि हाँ ठीक है पिताजी, मैं भी तो पढ़ाई तो कर रहा था। तो ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं जिसके माध्यम से रेडियो की पटकथा लेखन का कार्य करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसे श्रोता केवल सुनकर ही अधिक से अधिक समझ सकते हैं या सुनकर ही अपनी नज़रों के सामने, अपनी आँखों के सामने वह दृश्य खड़ा कर सकते हैं या वह दृश्य देख सकते हैं। सुनते सुनते ही वह दृश्य को देखकर आनंदी हो सकते हैं। यहाँ रुकेंगे। धन्यवाद।